वेलकम टू शेयर मार्केट न्यूज़ एट अ गैलेंस। आज के अपडेट्स हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। यह एक ऐसा ओपन एंडेड फंड है जो ओवरसीज ईटीएफ या नैस्डैक 100 इंडेक्स आधारित इंडेक्स फंड में निवेश करेगा। इस फंड के जरिए आप दुनिया की टॉप कंपनियों जैसे फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब और अन्य कंपनियों के शेयर में निवेश कर सकते हैं। अमेरिकी शेयर बाजार का इंडेक्स नैस्डैक में निवेश करेंगे तो यह फंड आपकी रकम को दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों के शेयर्स में निवेश करेगा। यानी आप भारत में बैठकर दुनिया की इन बड़ी कंपनियों के शेयर में भी निवेश करके उसका फ़ायदा कमा सकते हैं। बिरला का नया फंड ऑफ़र 15 अक्टूबर से खुला है और यह 29 अक्टूबर को बंद होगा। इसमें कम से कम 5,000 रुपये का निवेश किया जा सकता है। नैस्डैक 100 इंडेक्स ने पिछले 20 सालों में 4 गुना की ग्रोथ हासिल की है। अमेरिकी बाजार में निवेश करने के ढेर सारे फ़ायदे हैं। इसमें न केवल विकसित देश और मैच्योर हो चुके बाजार का फ़ायदा मिलता है, बल्कि यह बाजार निवेशकों को थीम में निवेश का अवसर प्रदान करता है। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि थीम शामिल होती है। इस तरह की थीम्स बहुत बड़े पैमाने पर भारत में उपलब्ध नहीं हैं। नेक्स्ट है, बाबा रामदेव के मालिकाना हक वाली पतंजलि की आय में वित्त वर्ष 2021 में 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और यह 9,872 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इस अवधि में कंपनी का मुनाफा 485 करोड़ रुपए पर रहा है। वही कंपनी ने बताया था कि वित्त वर्ष 2021 में कंपनी की कुल आय 9,089 करोड़ रुपए और मुनाफा 425 करोड़ रुपए रहा था। इस अवधि में कंपनी का ईबिटा 1,041 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 के अपने वित्तीय आंकड़े जारी करते हुए कहा था कि अपने गठन के पहले साल यानी 2007-2008 में पतंजलि आयुर्वेद का टर्नओवर सिर्फ 51 करोड़ रुपए था, जो लगभग एक दशक में बढ़कर 9,783.81 करोड़ पर पहुंच गया है। कंपनी को अगस्त में सेबी ने रुचि सोया का एफपीओ जारी करके 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी थी। पतंजलि आयुर्वेद ने 2019 में रुचि सोया को 4,350 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया था। पतंजलि की योजना अगले 3-4 साल में कर्ज मुक्त होने की है। इस प्रस्तावित एफपीओ से जुटाई गई अधिकांश राशि का उपयोग कंपनी रुचि सोया के 3,300 करोड़ रुपए के कर्ज को उतारने में करेगी। इसके पहले रुचि सोया ने पेरेंट कंपनी पतंजलि आयुर्वेद से उसके बिस्कुट और नूडल यूनिट का अधिग्रहण किया था। रुचि सोया के पास रुचि गोल्ड, महाकोश, सनरिच, न्यूट्रेला और रुचि स्टार जैसे ब्रांड हैं। नेक्स्ट है, देश में लेन देन के तरीकों पर मोबाइल सर्विस के रास्ते इंटरनेट की पहुंच बढ़ने का गहरा असर हुआ है। एटीएम से पैसे निकालकर कैश का इस्तेमाल लगातार घट रहा है। दूसरी तरफ मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट से लेन देन तेज़ी से बढ़ा है। बीते 7 साल में मोबाइल बैंकिंग आखिरी पायदान से पहले नंबर पर पहुंच गई है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च के अंत तक बैंक खातों से कुल लेन देन में सबसे ज़्यादा 65.8% हिस्सेदारी मोबाइल बैंकिंग की रही। एटीएम के जरिए सिर्फ 15.9% ट्रांजैक्शन हुए। 10.4% ट्रांजैक्शन के साथ मोबाइल वॉलेट तीसरे स्थान पर और 8% से भी कम लेन देन के साथ पीओएस चौथे स्थान पर रहा। लेन देन के तरीकों के मामले में 2014 तक के हालात बिल्कुल उलट थे। तब हर 4 में से 4 लेन देन एटीएम से कैश निकाल कर होता था। आंकड़ों के मुताबिक 2014 में कुल लेन देन में सबसे ज़्यादा 82.1% हिस्सेदारी एटीएम की थी। नेक्स्ट है, एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद सरकार का ध्यान अब मौजूदा वित्त वर्ष में बीपीसीएल का विनिवेश करने पर है। इसके अलावा सरकार मौजूदा वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में एलआईसी का आईपीओ भी लाएगी। दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया कि एलआईसी का आईपीओ एक प्रमुख इवेंट है। हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि साल की आखिरी तिमाही तक हम इसे लाने में सफल होंगे।
सचिव ने कहा कि सरकार चौथी तिमाही में बीपीसीएल के विनिवेश की भी उम्मीद कर रहे हैं। दीपम के सचिव ने बताया कि बीपीसीएल की ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस जारी है। यह बहुत बड़ी कंपनी और इसलिए वहाँ ड्यू डिलिजेंस पर काम चल रहा है और हम इसे भी जल्दी पूरा करने की उम्मीद करते हैं। सचिव ने बताया कि हमें सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश के लिए भी वित्तीय बोलियां मिली है, जो विनिवेश वाली अगली कंपनी हो सकती है। उन्होंने बताया कि हमें वित्तीय बोली मिल गई है और प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। नेक्स्ट है, आने वाले दिनों में फेसबुक अपना नाम बदल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फेसबुक मेटावर्स बनाने पर फोकस कर रहा है। इसी के चलते कंपनी अपने नए नाम की घोषणा कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग कंपनी की एनुअल कनेक्ट कॉन्फ्रेंस में नए नाम की घोषणा कर सकते हैं। कंपनी ऐसा इसलिए करना चाहती क्योंकि फेसबुक के सीईओ चाहते हैं कि कंपनी को अगले कुछ सालों में लोग मेटावर्स कंपनी के तौर पर जानें। इसे वर्चुअल रियलिटी का नेक्स्ट लेवल कहा जा सकता है। जैसे अभी लोगों ने ऑडियो स्पीकर, टेलीविज़न, वीडियो गेम के लिए वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है, यानी आप ऐसी चीज़ों को देख पाते जो आपके सामने नहीं हैं। फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी के एडवांस वर्जन से चीज़ों को छूने और स्मेल का एहसास कर पाएंगे। इसे ही मेटावर्स कहा जा रहा है। मेटावर्स शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल साइंस फिक्शन लेखक नील स्टीफंस ने 1992 में अपने नोवेल स्नो क्रैश में किया था। नेक्स्ट है, टाटा स्टील का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2021-22 की जुलाई सितंबर तिमाही में 5 गुना उछलकर 1837.3 करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से आय बढ़ने से कंपनी का लाभ बढ़ा है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी सूचना में कहा कि इसके पूर्व वित्त वर्ष 2020-21 की इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 341.71 करोड़ रुपये था। टाटा स्टील की कुल आय सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में बढ़कर 8,330 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 5,545 करोड़ रुपये थी। टाटा स्टील ने 18 मई 2018 को भूषण स्टील लिमिटेड को अपनी सहायक इकाई बामनीपाल स्टील लिमिटेड के जरिए अधिग्रहण किया था। बाद में कंपनी का नाम बदलकर टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड कर दिया गया। मार्केट कैप के लिहाज से देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो ने अनुमान से बेहतर Q2 के नतीजे पेश किए हैं। सितंबर 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही में कंपनी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 9.6% गिरकर 2,930 करोड़ रुपये रहा। वहीं पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मुनाफे के मुकाबले में इस साल की दूसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 18.9% का इजाफा हुआ है, जबकि कंपनी का डॉलर रेवेन्यू करीब 7% बढ़ा है और मार्जिन फ्लैट रहे हैं। नेक्स्ट है, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस ने 13 अक्टूबर को Q2 के नतीजे जारी करते हुए इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने प्रति शेयर 15 रुपये डिविडेंड देने की घोषणा की है। डिविडेंड की कट ऑफ डेट 27 अक्टूबर 2021 है। डिविडेंड का भुगतान 10 नवंबर 2021 को होगा। इन्फोसिस का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट सितंबर 2021 की तिमाही में 11.9% बढ़कर 5,421 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 11.9% बढ़ा है, जबकि जून तिमाही के मुकाबले में यह 4.4% बढ़कर 5,421 करोड़ रुपये रहा। जून 2021 तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,195 करोड़ रुपये था। डेमलर डील की वजह से कंपनी की आमदनी में इजाफा हुआ है। क्लाइंट के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लगभग हर वर्टिकल में ग्रोथ और मजबूत सीजन रहने के कारण इन्फोसिस को फ़ायदा हुआ है। इन्फोसिस और डेमलर के बीच लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दिसंबर 2020 में हुई थी। इस पार्टनरशिप के जरिए डेमलर एजी अपनी आईटी ऑपरेटिंग मॉडल और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करेगी। इसमें वर्क प्लेस सर्विसेज, सर्विस डेस्क, डेटा सेंटर नेटवर्क्स और इन्फोसिस के साथ ही एसएपी हैं। इस डील की कुल वैल्यू 3.9
$2 अरब थी। नेक्स्ट है, दिवाली से पहले हाई फ्रिक्वेंसी फ्लाइट रूट पर हवाई किराए में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हाई डिमांड की वजह से सालाना आधार पर यह बढ़ोतरी 30 से 40% की है। ट्रैवल पोर्टल एक्जिगो के डेटा के अनुसार मुंबई दिल्ली और मुंबई कोलकाता सहित बुक किए गए टॉप 10 रूट पर एवरेज वन वे इकोनॉमी क्लास का किराया सालाना आधार पर 30% अधिक है। बेंगलुरु कोलकाता रूट पर यह 40% और दिल्ली कोलकाता रूट पर यह बढ़ोतरी 45% से ज़्यादा है। एक्जिगो ने बताया कि भारत में वैक्सीनेशन के साथ लोगों का ट्रैवल कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इससे एडवांस परचेज पैटर्न में बदलाव आया है। 30 दिनों के बाद की यात्रा के लिए अक्टूबर में बुकिंग बढ़ी है। यह प्री प्लान एडवांस परचेज बिहेवियर को दिखाता है। पिछले साल इसी समय एयरलाइंस को 70% कैपेसिटी पर ऑपरेट करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा पिछले नवंबर में डेली ट्रैफिक महामारी से पहले के समय का 50% भी नहीं था। डेली ट्रैफिक अब बढ़कर 70 से 75% हो गया है। डोमेस्टिक एयरलाइंस में 17 अक्टूबर को 3,27,923 यात्रियों ने सफ़र किया। लॉकडाउन के बाद 25 मई 2020 को फिर से शुरू हुए एयर ट्रैवल के बाद यह संख्या सबसे ज़्यादा है। एयरलाइंस कंपनी पर कॉस्ट प्रेशर भी बढ़ा है। इंडस्ट्रीज के एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत साल दर साल आधार पर लगभग दोगुनी हो गई है। किराए में बढ़ोतरी इसकी तुलना में काफ़ी कम है। नेक्स्ट है, 2 दिन पहले क्रिप्टो करेंसी की कीमतें अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन आज फिर एक बार कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। विश्व की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमतों में आज 4% की गिरावट देखने को मिली है। कॉइनडेस्क के अनुसार बिटकॉइन आज $62,740 पर ट्रेड कर रहा है और बिटकॉइन के बाद दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम आज 2% की गिरावट के साथ $4,112 पर ट्रेड कर रहा है। कार्डानो की कीमत में 3% और डॉजकॉइन की कीमत में भी 3% की गिरावट देखी गई। इसके अलावा अन्य कॉइन शिबा इनू, बियॉन्स कॉइन, लाइट कॉइन XRP की कीमतों में भी पिछले 24 घंटों के दौरान गिरावट देखने को मिली है। वहीं सोलेना की कीमतों में 10% की उछाल देखने को मिली है। इससे पहले बुधवार को बिटकॉइन की कीमतें अपने उच्चतम स्तर $66,974 तक पहुंच गई थी। इससे पहले अप्रैल में बिटकॉइन की कीमतें 64,895 प्रति डॉलर की थी, लेकिन उसके बाद से लगातार कीमतों में गिरावट देखती जा रही थी। बिटकॉइन ETF के आने के बाद एक बार फिर से निवेशकों का भरोसा क्रिप्टो करेंसी पर बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।